So next topic is entropy change during reversible Carnot cycle. आपका ये टॉपिक है और रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल में हमारे पास 4 प्रोसेसेस हैं. वी हैव 4 प्रोसेसेस और एंट्रोपी चेंज को हम एक्सप्लेन करेंगे इन ऑल द 4 प्रोसेसेस. तो एक एक करके चलते हैं. फर्स्ट इज ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन. तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता किसके ऊपर है? जब वर्किंग सब्सटेंस सोर्स के ऊपर होता है. तो क्या करता है? Q1 हीट एक्सट्रैक्ट करता है एट टेम्परेचर T1 और आइसोथर्मली वो एक्सपैंड करता है. तो कितनी हीट इसने एक्सट्रैक्ट की वर्किंग सब्सटेंस ने सोर्स से, दैट इज Q1, और किस टेम्परेचर पर की, दैट इज T1. हमें एक चीज पता है, वो क्या? दैट इज चेंज इन एंट्रोपी इज dQ by T. कि सपोज dQ टेम्परेचर, dQ हीट, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आप सिस्टम को देते हो या सिस्टम से एक्सट्रैक्ट कर लेते हो एट टेम्परेचर T, तो चेंज इन एंट्रोपी ds इस फॉर्मूले से बताई जाएगी. अब हम क्या कह रहे हैं कि वर्किंग सब्सटेंस जो है सोर्स से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है किस टेम्परेचर पर? T1 टेम्परेचर पर. तो सोर्स से हीट गई कितनी? Q1. तो दिस इज लॉस इन एंट्रोपी ऑफ द सोर्स. कितना? Q1 by T1. dQ क्या हो जाएगा? Q1 और T क्या हो जाएगा? T1. लॉस दैट मीन्स हम नेगेटिव साइन से बताएंगे. तो नेगेटिव साइन से जो हम बता रहे हैं दैट इज लॉस इन एंट्रोपी. ये आपके पास दिस इज लॉस इन एंट्रोपी बिकॉज वी आर इंट्रोड्यूसिंग नेगेटिव साइन ओवर हियर. सिमिलरली जो वर्किंग सब्सटेंस है, ठीक है, वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगा? ये हीट गेन करेगा कितनी? Q1 एट टेम्परेचर T1 वंस अगेन. तो Q1 by T1 दैट विल बी एंट्रोपी गेन. किसका? वर्किंग सब्सटेंस का. तो Q1 by T1 दोबारा मैं लिख रहा हूं, लेकिन कौन से साइन के साथ? पॉजिटिव साइन के साथ. व्हाट इज द नेट चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग फर्स्ट साइकिल, फर्स्ट प्रोसेस? डेल्टा S1 लिख देते हैं. ये Q1 by T1 क्या है? दैट इज द एंट्रोपी इंक्रीज वर्किंग सब्सटेंस के लिए. माइनस Q1 by T1 क्या है? दैट इज एंट्रोपी डिक्रीज किसके लिए? सोर्स के लिए. लेकिन नेट आपके पास क्या होगा? दैट इज 0. तो डेल्टा S1 आपके पास क्या हो जाएगा? दैट विल बी 0. और यही चीज बता के रखिए, Q1 by T1 दैट इज एंट्रोपी इंक्रीज वर्किंग सब्सटेंस के लिए, एंट्रोपी डिक्रीज सोर्स के लिए. दोनों बराबर हैं. यहां Q1 by T1 आपने कर लेना है और डेल्टा S1 आपके पास 0 निकल के आता है. अगर मैं सेकेंड प्रोसेस की बात करूं दैट इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन. ठीक है, जब आप वर्किंग सब्सटेंस को किसके ऊपर ले आते हो? इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर, एंड इट इज अलाउड टू एक्सपैंड एडियाबैटिकली. बट एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक जैसे ही वर्ड आया दैट मीन्स dQ दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट. अगर ऐसी बात है, हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? दैट इज ds इज इक्वल टू dQ by T. जब dQ 0 हो गया तो ds क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो सेकेंड प्रोसेस में डेल्टा S2 दैट इज इक्वल टू 0 बिकॉज द प्रोसेस इज एडियाबैटिक. थर्ड जो प्रोसेस है दैट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन. ठीक है, आइसोथर्मल कंप्रेशन. ठीक है, ड्यूरिंग आइसोथर्मल कंप्रेशन क्या होगा? सिंक के ऊपर रख देते हैं आप, हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और वो रिजेक्ट होती है टू द सिंक. तो कितनी हीट जो हम बताते हैं? Q2 हीट दैट इज रिजेक्टेड टू सिंक. किस टेम्परेचर पर? T2 टेम्परेचर पर. तो Q2 by T2 क्या बन जाएगा? दैट इज द एंट्रोपी डिक्रीज वर्किंग सब्सटेंस के लिए, क्योंकि इसने हीट एनर्जी लूज की है, और सिंक के लिए यही क्या हो जाएगी? दैट इज इंक्रीज इन एंट्रोपी, क्योंकि इसने यही हीट Q2 गेन की है एट टेम्परेचर T2. तो अगर मैं थर्ड प्रोसेस में बात करूं तो डेल्टा S3 आपके पास Q2 by T2, एंट्रोपी इंक्रीज फॉर सिंक क्योंकि सिंक ने गेन किया है, एंड Q2 by T2 नेगेटिव साइन के साथ. ठीक है, बिकॉज दैट इज डिक्रीज वर्किंग सब्सटेंस के लिए. लेकिन नेट आपके पास फिर क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 0. तो तीसरे प्रोसेस पे भी आपके पास नेट चेंज इन एंट्रोपी क्या रहेगी? दैट इज 0. नाउ वी कम टू द फोर्थ प्रोसेस. ठीक है, दैट इज एडियाबैटिक कंप्रेशन. एडियाबैटिक वर्ड फिर आ गया, तो dQ आपके पास फिर 0 हो जाएगा, तो डेल्टा S आपके पास फिर 0 हो जाएगा. ठीक है, तो फोर्थ प्रोसेस में वैसे ही आपके पास डेल्टा S 0 निकल के आने वाला है. इसका मतलब क्या निकल के आता है कि
जो एडियाबैटिक प्रोसेसेस होते हैं आइसो एंट्रोपिक, एंट्रोपी उसमें क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। लेकिन अब चारों प्रोसेसेस को देख लो, चारों के चारों में वर्क आपके पास डेल्टा एस जीरो निकल के आया, मतलब चेंज इन एंट्रोपी जीरो निकल के आया। ठीक है, और अगर हम ओवरऑल प्रोसेस के लिए भी बात करें तो ओवरऑल प्रोसेस में क्या हुआ है, Q1 by T1 दैट इज डिक्रीज इन एंट्रोपी, किसके लिए, सोर्स के लिए। Q2 by T2 दैट इज इंक्रीज इन एंट्रोपी, सिंक के लिए। ठीक है, दोनों को अगर मैं देखूं, एक लॉस है और एक गेन है, तो Q2 by T2 पॉजिटिव साइन के साथ एंड Q1 by T1 नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, तो नेट चेंज अगर ओवरऑल देखी जाए तो नेक्स्ट पेज के ऊपर वही है। सो ड्यूरिंग कंप्लीट साइकिल एंट्रोपी चेंज ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस ने जो हीट क्या की है, अगर वर्किंग सब्सटेंस के लिए बात की जाए, इंडिविजुअली अगर वर्किंग सब्सटेंस के लिए बात करते हैं तो Q1 by T1, सिर्फ वर्किंग सब्सटेंस के लिए बात कर रहे हैं, तो Q1 by T1 वो पॉजिटिव हो जाएगा अगर वर्किंग सब्सटेंस के लिए बात की जा रही है। ठीक है, दैट इज गेन इन एंट्रोपी फॉर वर्किंग सब्सटेंस, और Q2 by T2 दैट इज लॉस ऑफ एंट्रोपी फॉर वर्किंग सब्सटेंस, तो ये नेगेटिव साइन के साथ। लेकिन आपको पता है Q1 by T1 इज गुड Q2 by T2, तो ये भी आपके पास क्या रहेगा, जीरो। वर्किंग सब्सटेंस के लिए भी नेट चेंज इन एंट्रोपी दैट विल बी जीरो। तो आप क्या बोलोगे, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। ठीक है, Q1 by T1 पॉजिटिव साइन के साथ बिकॉज इट इज इंक्रीज इन एंट्रोपी फॉर द वर्किंग सब्सटेंस। Q2 by T2 नेगेटिव साइन के साथ बिकॉज इट इज डिक्रीज इन एंट्रोपी फॉर द वर्किंग सब्सटेंस। बट ये बराबर है, इसलिए नेट चेंज यहां भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो ये सारा हमने कार्नोट साइकिल के लिए बात की। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म में भी है, क्या, व्हाट इज TS डायग्राम, गिव TS डायग्राम फॉर रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल एंड कैलकुलेट एफिशिएंसी। मतलब हमने रादर देन PV डायग्राम हम TS टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम से फाइनली बताएंगे कि क्या है एफिशिएंसी किसकी, कार्नोट साइकिल की। अब कार्नोट साइकिल में हमें पता है TS डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास जो टेम्परेचर और एंट्रोपी के लिए बात होगी, ठीक है, PV डायग्राम के बजाय आप टेम्परेचर ऑफ एंट्रोपी की टर्म में बात करोगे। हमारे पास चार प्रोसेसेस हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस इज A to B, PV डायग्राम के ऊपर अगर बात करें A to B, ठीक है, दैट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसका मतलब है टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, दैट विल, क्योंकि आइसोथर्मल है, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। तो पहला प्रोसेस अगर मैं TS डायग्राम के ऊपर बात करूं और कॉरस्पॉन्डिंगली A पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग A पॉइंट दोबारा बताऊं, द टेम्परेचर विल रिमेन सेम फ्रॉम A to B। ठीक है, तो आपके पास डिक्रीज वाली बात नहीं है, टेम्परेचर एक्सिस। ठीक है, आप एंट्रोपी एक्सिस के एकदम पैरेलल बात करोगे बिकॉज A to B टेम्परेचर रिमेन द सेम, ये T1 ही रहेगा विच इज द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। तो ये पहला प्रोसेस आपके पास होगा। हाँ, एंट्रोपी में चेंज होगा, रीजन बीइंग अगर हीट गेन हो रही है तो वर्किंग सब्सटेंस का क्या होगा, एंट्रोपी दैट विल इंक्रीज। तो A से B तक जा रहे हो, यहां A के पैरामीटर्स आप लिख लीजिए S1 T1, B के लिखने पड़ेंगे S2 T1 बिकॉज टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। फिर B से C तक कैसा प्रोसेस है, दैट इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन, बट एडियाबैटिक है दैट मीन्स आइसो एंट्रोपिक है, एंट्रोपी सेम रहेगी क्योंकि आपको पता है DS इज इक्वल टू DQ बाय T, और अगर DQ आपके पास जीरो है तो DS भी जीरो होगा, मतलब एंट्रोपी में चेंज नहीं होगा। और ये कब तक चलेगा, जब तक टेम्परेचर T2 नहीं हो जाता, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट C। यहां आपके पास C पॉइंट आ रहा है। ठीक है, और जब आप एंट्रोपी के पैरामीटर्स लिखेंगे तो ये S2 ही रहेगा बिकॉज इट इज आइसोएंट्रोपिक B से C तक। ठीक है, अगर B पॉइंट पर एंट्रोपी S2 है तो C पॉइंट पर भी एंट्रोपी क्या रहेगी, दैट इज S2। लेकिन टेम्परेचर डिक्रीज हो चुका है और टेम्परेचर सिंक के टेम्परेचर के बराबर, दैट इज T2। तो TS डायग्राम के ऊपर हम ऐसी बात करेंगे। फिर आपके पास जो नेक्स्ट प्रोसेस है C to D, दैट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है, तो आइसोथर्मल दैट मीन्स टेम्परेचर मीन्स द सेम, तो C से D तक टेम्परेचर सेम रह रहा है, तो ये बिल्कुल इस एक्सिस के पैरेलल होगी सो दैट टेम्परेचर मीन्स द सेम। लेकिन आपके पास जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी में चेंज होगा, एंट्रोपी विल डिक्रीज।
क्यों? क्योंकि अब वर्किंग सब्सटेंस अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है। और डी क्यू अगर नेगेटिव है तो डी एस आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। दैट मीन्स इट विल लीड टू डिक्रीज इन द एंट्रोपी। तो एंट्रोपी में डिक्रीज होगा, फाइनली डी पॉइंट पर पहुंच गए। और किसके बराबर एंट्रोपी? S1। तो ये S1T2 ये बन जाएगा। ठीक है। और फिर लास्ट प्रोसेस आपके पास क्या है? दैट इज D2A। दैट इज अगेन आइसोएंट्रोपिक। क्यों? क्योंकि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो वापसी ये, तो ये आपके पास 4 प्रोसेसेस TS डायग्राम पर ऐसे बताए जाएंगे। फायदा हमें होगा। ठीक है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रोपी है दैट इज S2, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रोपी दैट इज S1। फायदे क्या होंगे थोड़ी देर में बताएंगे। तो आपके पास ये TS डायग्राम ऐसे जनरेट होने वाला है। ठीक है। इसके बारे में पहले आप दिमाग में चीज बिठाइए। ये जब आप शुरू करेंगे क्वेश्चन, तो कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोसेसेस, चारों के आपने नाम दे देते हैं। ठीक है। फिर ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन Q1 इज द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स एंड Q2 इज द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू द सिंक ड्यूरिंग आइसोथर्मल कंप्रेशन। ये दोनों की बात कर दी। TS डायग्राम जो है इज द ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। T और S के बीच में ग्राफ है। और फिर उससे कंक्लूजन हम निकालेंगे कुछ। ठीक है। तो PV डायग्राम और TS डायग्राम वो पैरेलल फिर बताए गए हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किए। फर्स्ट प्रोसेस के कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट प्रोसेस है, सेकंड के कॉरेस्पॉन्डिंग सेकंड है, थर्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग थर्ड है और फोर्थ के कॉरेस्पॉन्डिंग फोर्थ है। ठीक है। जो A पॉइंट में एंट्रोपी है दैट इज S1, टेम्परेचर T1, B पर S2T2, C पर S2T2। ठीक है। और ये D पर S1T1। तो व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी अगर बोला जाए C to D, तो दैट विल बी S2 minus S1। A to B दैट्स अगेन S2 minus S1। ठीक है। और अगर टेम्परेचर में चेंज B to C दैट इज T1 minus T2। D to A B T1 minus T2। एक में इंक्रीज है, एक में डिक्रीज है, दैट्स सेपरेट, बट यहां तक हम पहुंच पाए। अब हमें एक चीज पता है, वो क्या? दैट इज डेल्टा S, दैट इज डेल्टा Q by T, या DS इज गुड DQ by T। इसका मतलब डेल्टा Q दैट इज T डेल्टा S। तो फर्स्ट प्रोसेस में A to B जब हम गए, या फिर यहां क्वांटिटी ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट कितनी की है कि दैट इज Q1। तो Q1 आपके पास क्या आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू T1। A से B तक जा रहे हो, चेंज इन एंट्रोपी कितना? S2 minus S1। तो S2 minus S1 ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? Q1 की। ठीक है। एंट्रोपी की टर्म्स में, टेम्परेचर की टर्म में बता पा रहे हैं। फिर अगर मैं Q2 की बात करूं, जो क्या है? ये थर्ड प्रोसेस में हीट रिजेक्टेड टू द सिंक। ये Q1 जो है दैट इज हीट गेन्ड बाय द वर्किंग सब्सटेंस, एंड Q2 जो है दैट इज हीट लॉस्ट बाय द वर्किंग सब्सटेंस। तो वो किसके बराबर होगा? देन अगेन आप यही फॉर्मूला लगाओगे, लेकिन किस टेम्परेचर पर ये खेल हुआ? एट T2। तो T की बजाय क्या हो जाएगा? T2 हो जाएगा। पहले जब हमने ये जनरेट किया तो T की बजाय T1 किया और चेंज इन एंट्रोपी बोली। अब आप Q2 की बात कर रहे हो, Q2 आपके पास किसके बराबर आएगा? दैट इज टेम्परेचर T2 और चेंज इन एंट्रोपी कितना होगा? अगेन इन मैग्नीट्यूड इट विल बी S2 minus S1। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें C to D भी अगर जा रहे हैं तो S2 से S1 जा रहे हैं, चेंज कितना? S2 minus S1। ठीक है। तो यहां भी आपके पास अगर बात की जाए तो ये होगा। अब आपको एक चीज पता है क्या, कि जब आप कार्नोट साइकिल या हीट इंजन की बात करते हो, तो Q1 दैट इज द हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स एंड Q2 इज द हीट रिजेक्टेड टू द सिंक एंड W इज द वर्क डन। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, Q1 इज W प्लस Q2। दैट मीन्स W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो अगर ऐसी बात है तो Q1 बता चुके हैं, Q2 बता चुके हैं। तो अगर मैं इन दोनों को देखूं, Q1 माइनस Q2 करूं, तो S2 माइनस S1 दोनों में कॉमन आ जाएगा और बनेगा क्या? कि T1 माइनस T2। तो T1 माइनस T2 इंटू S2 माइनस S1, दिस विल बी द वर्क डन। ठीक है। आप Q1 माइनस Q2 करोगे तो 10 माइनस 10 करोगे, S2 माइनस S1 दोनों में कॉमन निकाल लिया, वही आ गया। यहां से T1 और यहां से T2 नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि आप सबट्रैक्ट कर रहे हो। आप देखो ये क्या है?
T1 माइनस T2 S2 माइनस S1। अगर इसको TS डायग्राम पर देखूं तो ये देखो, ये T1 माइनस T2 और ये S2 माइनस S1, ये क्या बन जाएगा? एरिया। एरिया इन द TS कर्व रादर लूप। तो इसको कैलकुलेट करना आसान है बिकॉज इट्स ए रेक्टेंगल। मुझे एरिया इन द कर्व नहीं देखने पड़ेंगे, ठीक है, रादर मुझे इंटीग्रेशन एज सच नहीं करनी पड़ेगी, सीधा ही रेक्टेंगल का एरिया बताना आसान है एज कंपेयर टू इसका एरिया बताना। तो टीएस डायग्राम के ऊपर वर्क डन निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। और वर्क डन आपको पता लग गया, वही हमने किया। डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी, डेल्टा क्यू इज टी डेल्टा एस। फिर आपने Q1 और Q2 की बात की, फिर आपने वर्क डन की बात की विच इज एरिया ऑफ द लूप इन टीएस डायग्राम। एफिशिएंसी की बात करो तो वो क्या होता है? W बाय Q1, ठीक है। और W आपके पास क्या आ चुका है? दैट इज T1 माइनस T2 S2 माइनस S1। और Q1 आपके पास क्या है? T1 S2 माइनस S1। तो S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 क्या हो जाएगा? कैंसल, और बनेगा क्या? T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। सीधा सीधा एक्सप्रेशन। तो 1 माइनस T2 बाई T1 सीधा एक्सप्रेशन आ जाएगा। आपको बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा जैसे आपको पहले करना पड़ा। तो टीएस डायग्राम के साथ एफिशिएंसी निकालना बहुत ही आसान है। और यहां से एक चीज क्लियर हो जाती है कि अगर इसको 1 होना है, ठीक है, इस एफिशिएंसी को 1 होना है, या तो T2 0 हो या फिर T1 इंफिनिटी हो। तो 0 केल्विन इज नॉट अटेनेबल, मतलब सिंक का टेम्परेचर 0 नहीं हो सकता। T1 इंफिनिटी ये भी नहीं हो सकता। देखो 1 माइनस 0 करना है तो या तो T2 0 हो या फिर T1 इंफिनिटी हो। समथिंग नॉन जीरो बाय इंफिनिटी इज 0, या फिर 0 बाय नॉन जीरो इज 0। तो 1 माइनस 0 अगर करना है तो या तो T2 आपके पास 0 है या फिर T1 इंफिनिटी हो। तो T2 0 नहीं हो सकता, T1 इनफाइनाइट नहीं हो सकता। इसका मतलब है इट हैज टू बी फाइनाइट। तो 1 माइनस फाइनाइट दैट मीन्स लेस देन 1, ठीक है। तो 100% एफिशिएंसी किसी की नहीं हो सकती। इसका मतलब सीधा निकल के आता है ईटा इज ऑलवेज लेस देन 1। हमेशा आपके पास एफिशिएंसी 1 से कम रहेगी। सो फॉर द एफिशिएंसी टू बी 1 का मतलब 100%, वी शुड हैव ईदर T2 इक्वल टू 0 और T1 इक्वल टू इंफिनिटी। बोथ आर नॉट पॉसिबल। तो ईटा जो है हमेशा 1 से कम होगा, ठीक है। तो ये हमेशा चीज रहेगी। 100% एफिशिएंट कोई भी रिवर्सिबल हीट इंजन नहीं है, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रेफ्रिजरेटर। आपने जरूर ये भी +1 में पढ़ा होगा। रेफ्रिजरेटर क्या होता है? दैट इज अ हीट इंजन वर्किंग इन रिवर्स ऑर्डर। क्या चीज? कि वो सिंक से हीट एक्सट्रैक्ट करेगा और सोर्स में हीट रिजेक्ट करेगा। और ऐसा करने के लिए वर्क हैज टू बी डन ऑन द सिस्टम। क्यों? अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट कैन नॉट फ्लो बाय इटसेल्फ फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। अपने आप नहीं फ्लो कर सकती, नेचुरल फ्लो नहीं है। ऐसा करवाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। तो ये एरो देखो वर्किंग सब्सटेंस के लिए अंदर की ओर इसलिए बता रखा है क्योंकि वर्किंग सब्सटेंस पर आपको वर्क करना पड़ेगा, तभी ये फ्लो पॉसिबल है, ठीक है। और इसमें जो वर्किंग सब्सटेंस होता है दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रियॉन गैसेस। आजकल फ्रियॉन फ्री गैसेस भी आ चुकी हैं, बात अलग। तो इसमें ये हीट इंजन ही है वर्किंग इन द रिवर्स ऑर्डर। और इसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा। क्या? दैट इज Q2 प्लस W दैट इज इक्वल टू Q1। क्यों? Q2 यहां से, W यहां से, ठीक है। ये दोनों ऐड होके Q1 इज रिजेक्टेड। मतलब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं। तो W इज अगेन Q1 माइनस Q2, ठीक है। तो आप जो कह रहे हैं क्या? Q2 दैट इज हीट एक्सट्रैक्टेड। सिंक से आप हीट निकाल रहे हो, अब लोअर टेम्परेचर से और खींच रहे हो, ठीक है। एंड Q1 इज द हीट रिजेक्टेड टू द सोर्स। हाई टेम्परेचर पर आप हीट रिजेक्ट करवा रहे हो, ठीक है। वर्क डन ऑन द वर्किंग सब्सटेंस W, और ये एक्सप्रेशन आपके पास W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 ये निकल के आता है। इसमें जो पैरामीटर है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये भी आपने +1 में पढ़ा होगा। वो क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिंक डिवाइडेड बाय वर्क डन ऑन द वर्किंग सब्सटेंस। देखो इसमें जो आउटपुट है वो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भाई सिंक से हीट एक्सट्रैक्ट हो, दैट इज अवर आउटपुट इन ए वे। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इनपुट क्या है? W। तो Q2 बाय W इस तरीके से। आप इसको आप एफिशिएंसी वर्ड नहीं दे रहे हैं, आप दे रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस।
आप चाहते हैं सिंक से हीट एक्सट्रैक्ट करना, Q2 इज दैट, और ऐसा करने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, इनपुट इज दिस, तो Q2 by W दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, और वही चीज यहां बता रखी है, इट्स Q2 डिवाइडेड बाय W। आप Q2 की वैल्यू Q2 रख रहे हैं, W इज Q1 माइनस Q2 अभी कह चुके हैं। आप इस डिनोमिनेटर में Q2 को कॉमन लीजिए, है नहीं फिर भी लीजिए, तो Q1 बाय Q2 माइनस 1, Q2 से Q2 कैंसिल हो जाएगा, एंड Q1 बाय Q2 इज इक्वल्स टू T1 बाय T2, और फाइनली आपके पास ये T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2, मतलब जैसे Q2 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2 था, वैसा एक्सप्रेशन ही टेम्परेचर की टर्म्स में है। तो ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए एक्सप्रेशन है। क्लियर है कि ये बीटा कोफिशिएंट परफॉर्मेंस T2 पर डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ सिंक T2। T2 जितना कम होगा बीटा उतना कम होगा, ठीक है, इसीलिए आपको डीफ्रीज करना पड़ता है किसको, रेफ्रिजरेटर को, क्योंकि अगर रेफ्रिजरेटर में आइस, ठीक है, बन गई है तो उसका अंदर टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया है, और टेम्परेचर अगर कम हो गया तो उसकी कोफिशिएंट परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर की कम हो चुकी है, तो लोड ज्यादा पड़ेगा कंप्रेसर के ऊपर। तो आप क्या करते हो, डीफ्रीज करते हो, T2 को थोड़ा सा इंक्रीज करवा देते हो, फिर उसको बाकी चीजों में से जो भी अंदर चीजें रखी हैं उसमें से हीट एक्सट्रैक्ट करने में ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा, मतलब उसकी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आप इंप्रूव कर चुके हैं, ऐसा हम कहते हैं। एक और चीज, बीटा आपके पास ये है, बाय डेफिनेशन बीटा ये है Q2 बाय W, इसका मतलब W इज Q2 बाय बीटा, मतलब अगर आपने Q2 हीट एक्सट्रैक्ट करवानी है और बीटा कोफिशिएंट परफॉर्मेंस है तो W इतना वर्क करना पड़ेगा, ये एक्सप्रेशन वो बता रहा है कि कितना काम करना पड़ेगा भाई, ठीक है, तो इस हिसाब से होगा। अब देखिए, अगर T2 आपके पास कम हो जाता है तो बीटा आपके पास कम हो जाता है, और बीटा अगर आपके पास कम हो जाता है तो W बढ़ जाएगा। फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ हीट टू बी एक्सट्रैक्टेड आई विल हैव टू डू ग्रेटर वर्क, ठीक है, T2 कम होता है तो बीटा कम होता है, अगर बीटा कम होता है तो W बढ़ जाता है, Q2 सेम रख के अगर बीटा आपके पास कम हो जाता है तो W बढ़ जाएगा। टू एक्सट्रैक्ट सेम क्वांटिटी ऑफ हीट आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, इसलिए जैसे जैसे टेम्परेचर आपके पास कम होता जाएगा वैसे वैसे बीटा कम होता जाएगा, मतलब आपको क्वांटिटी ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट करना और मुश्किल होता जाएगा। और अगर T2 जीरो को अप्रोच करेगा तो बीटा जीरो को अप्रोच करेगा, बीटा जीरो को अप्रोच करेगा तो W इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, मतलब इनफाइनाइट वर्क करना पड़ेगा जो पॉसिबल नहीं है, मतलब 0 केल्विन इज नॉट अटेनेबल, आप 0 केल्विन अटेन नहीं कर सकते, और यही आपके इस सारे इसमें लिखा है, 0 केल्विन नॉट अटेनेबल।